Hello students and welcome to the fourth lecture of plane. In the last class we discussed about the equation of general equation of planes, normal equation of plane, and we discussed about the angle between two planes, then position of 2 points with respect to a plane and distance between plane and a point. ये सब का हम फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे. ठीक है, इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम. ओके, जो भी बीच में फॉर्मूला आएगा हम वो डिस्कस करते जाएंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x minus 2y plus z plus 1 is equals to 0 and 4x minus 4y plus 2z plus 3 is equals to 0. ओके, तो यहाँ दो प्लेन दिया है. फर्स्ट प्लेन है आपका प्लेन 1 दैट इज 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड प्लेन आपका गिवन दिया है 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये दो प्लेन दिया है. ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? ऑब्वियसली देखो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है देन द टू प्लेन्स आर सेड टू बी पैरेलल. देखो 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4 और 1 बाई 2 सेम है कि नहीं है? 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. दिस ऑल इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. दैट्स व्हाई दिस टू प्लेन्स आर पैरेलल. ओके, और इसके लिए हमें दो तरीके से हम निकाल सकते हैं. हम दोनों तरीके हम बताएंगे आपको. द फर्स्ट वे इज, देखो हमें इसकी पोजीशन, ओरिजिन की पोजीशन चेक करना है. ओरिजिन की पोजीशन हमें चेक करनी है. ठीक है, ओरिजिन की अगर पोजीशन हम चेक करेंगे तो देखो सपोज पोजीशन हम कैसे चेक करते हैं कि आपका जो फॉर्मूला था, सपोज x1 y1 z1 एक पॉइंट है और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है. तो इसी केस में होता क्या है जनरली, क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं सम अगर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से ओरिजिन कहाँ है, मतलब एक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कहाँ है, किस साइड पे है, ये हमें जनरली पता चल जाता है. ठीक है, पता चल जाता है. तो अगर हम देखोगे ध्यान से, अगर हम 0 0 0 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी 0 0 0 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है. ओके, सो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, एंड सो इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0. ये भी 3 ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, ये भी 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 ही, सो इक्वल्स टू 3 है एंड विच इज ग्रेटर देन 0. अभी हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन जो है ये दोनों प्लेन की एक ही साइड में है. इसका मतलब यही है कि सपोज ओरिजिन यहाँ है तो ये भी इस प्लेन के भी लेफ्ट साइड में होगा, इस प्लेन के भी लेफ्ट साइड में होगा. सॉरी, ओरिजिन तो यही तो ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन, मतलब दोनों प्लेन ओरिजिन के सेम साइड में है. अगर सेम साइड में है तो हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये परपेंडिकुलर इस प्लेन से भी होगा और इस प्लेन से भी होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट और बाय दिस पॉइंट हम दोनों केस में माइनस कर देंगे, तो आराम से क्वेश्चन हमें मिल जाएगा आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट केस में d1 का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला. डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. ओरिजिन का डिस्टेंस का फॉर्मूला दो तरीका, एक ये वाला फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कर सकते हैं. और हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो d बाय कैपिटल D लिखो, कैपिटल D मतलब जो भी है ये कॉन्स्टेंट्स का मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट भी, ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला देखो यहीं से आया है, x1 y1 z1 मतलब ऑरिजिन है, मतलब 0 0 0, तो ये एलिमिनेट हो गया। मतलब d बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर हम फार्मूला पुट करेंगे तो इट विल बी 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, इसका मतलब 1/3 हुआ। कितना हुआ आंसर? 1/3। आपका फर्स्ट डिस्टेंस है 1/3। सेकंड d2 अगर देखेंगे तो इट विल बी डायरेक्टली, हम फॉर्मूला तो लिखा हुआ है यहाँ, तो 3 का मॉड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 16 प्लस 4 सॉरी, तो ये 3 बाय ये से 32 36 है, 36 बाय का रूट ओवर 6 है, तो 3/6 मतलब 1/2 है, 3/6 मतलब 1/2 है। सो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 1/3 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 1/3 डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस क्या होगा? 1/3 माइनस 1/2, 1/3 सॉरी 1/2 माइनस 1/3, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स विल बी, डिस्टेंस बिटवीन two planes will be d2 माइनस d1 का जनरली मॉड कर देंगे, तो ऑब्वियसली इस केस में है 1/2 माइनस 1/3 which is equals to, I think this is 1/6 is your answer, 1/6 is your answer। और एक फॉर्मूला है और एक तरीका है इसको निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हम d1 माइनस d2 का मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी एक है, डिस्टेंस बिटवीन ये पैरेलल प्लेन का, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का ये फॉर्मूला है। ओके, लेकिन यहाँ बात है कि ये सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ तो 2 टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। करना क्या होता है कि दोनों केस में अगर प्लेन पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तो दोनों का x y z का कोफिशिएंट हमें सेम बनाना है। ओके, x y z का कोफिशिएंट हमको सेम कर देना, तो p2 को हम लिख सकते हैं, देखो p1 तो लिखा हुआ है यार कि 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p2 को हम अगर हम 2 डिवाइड कर देते हैं तो ये देखो 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अभी देखो ये सेम हो गया, अगर कोफिशिएंट सेम हो गया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी केस में जो प्लेन्स की जो फॉर्म्स होते हैं, दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 और d1 और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसी फॉर्म में प्लेन्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला मतलब d1/d2 कैपिटल कर देते हैं, d1 माइनस d2 का मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर वाला ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर इसके फॉर्म में है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इज इक्वल्स टू 0 ही, ये दोनों, ये भी इज इक्वल्स टू 0 है, ये इज इक्वल्स टू 0 है। सो अभी दोनों इसके फॉर्म में आएगा, मतलब कोफिशिएंट दोनों प्लेन का सेम हो गया, बस ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, तो ये इस वाला फॉर्मूला में अगर करेंगे तो d1 माइनस d2 मतलब 3/2 माइनस 1 का मॉड है बाय स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 9 मतलब 3, ये हाफ बाय 3 दैट इज 1/6, 1/2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1/6। ठीक है, समझ में आया आपको? नोट कर लो इसको। अभी हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चंस। Second question is very important.
ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन 6 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। ओके, बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपको 6 या 4 नंबर आराम से गिफ्ट कर देगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बच्चों क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली बात कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A variable planes is at a constant distance p from the origin. Meet the coordinate axes at A, B and C respectively. Through A, B, C, planes are drawn parallel to coordinate planes, so that the locus of their point of intersection is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equals to 1 by p square। एक वेरिएबल प्लेन से एक ये आपका एक प्लेन हो गया, ऐसे शेप में एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। मतलब ऐसे समझो आप कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे जेड एक्सिस है। ओके, ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, यहाँ पे एक ऐसे प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ, वाई एक्सिस से कुछ एंगल्स, जेड एक्सिस से कुछ मतलब एंगल्स नहीं, इसका इंटरसेप्ट होगा। मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट को हम ए कहते हैं, वाई एक्सिस वाला पॉइंट को बी कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं। तो लेट अस से कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लेट से a, 0, 0, दिस इज 0, b, 0, दिस इज 0, 0, c। एक वेरिएबल प्लेन से, मतलब इसी पॉइंट से मीट कर रहा है। सपोज वेरिएबल प्लेन मतलब वेरिएबल है, मतलब थोड़ा सा ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक ही कांस्टेंट चीज है, हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस p पे रहता है। मतलब ये a, b, c भी ना वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वेरी होते हैं, ऐसा कुछ वेरी होगा। लेकिन एक बात सही है कि ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो चाहे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर ऐसे कुछ भी मूव कर सकता है, लेकिन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो सकता है, सेम होना चाहिए। और वो डिस्टेंस इज नथिंग बट p। वो डिस्टेंस कितना है? p। तो इस प्लेन का इक्वेशंस अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे, ओके, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज obviously that x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। और इस प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d है, देन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू d। मान लो ये d सपोज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा d बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। ठीक है, d की जगह इसको कंपेयर करेंगे तो d की जगह 1 है, इन प्लेस ऑफ d इज 1 एंड इन प्लेस ऑफ द कैपिटल A हियर इज 1 ओपन A। b की जगह 1 by b, c की जगह 1 by c है। तो इस फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ दिया है p, सो p इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 by a का स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से ये 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल्स टू 1 by p हो गया, और 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by p स्क्वायर हो गया। रूट ओवर स्क्वायरिंग कर दिए तो ये यहाँ भी स्क्वायर हो गया।
तो इतना तक अभी इसको नोट कर लो, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। नाउ लोकस ऑफ पॉइंट, अभी क्वेश्चन दिया है कि थ्रू एबीसी कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। यहां से हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है व्हिच इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। 3 ठो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। इसका इक्वेशन पता होगा तो जैसे ये z इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू 0 और ये y इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई प्लेन हुआ जो z इज इक्वल टू c है, z इज इक्वल टू c मतलब वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मतलब वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन होगा, और y इज इक्वल टू c मतलब वो पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन होगा। मतलब यहाँ पे जो 3 ठो प्लेन होंगे, देखो x इज इक्वल्स टू फर्स्ट a, क्योंकि x इज इक्वल्स टू a, यहाँ से जो प्लेन हम ड्रॉ करेंगे कोई चीज पैरेलल टू होगा, वाई जेड प्लेन के साथ पैरेलल होगा, वाई जेड प्लेन के साथ पैरेलल होगा। x इज इक्वल्स टू a इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ओके, सिमिलरली जो y इज इक्वल्स टू b है इज पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, और यहाँ पे ऐसे प्लेन ड्रॉ किया गया, यहाँ से भी ऐसे प्लेन एक ड्रॉ किया गया, और एक जो है z इज इक्वल टू c इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर इन तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, देखो इस प्लेन का यही मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट a होना चाहिए। x इज इक्वल टू a का यही मतलब है, सपोज x इज इक्वल टू एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है विच इज पैरेलल टू जनरली वाई जेड प्लेन का। इसका बस एक कंडीशन है, एक ही मांग है इसका कि मेरा x कोऑर्डिनेट 2 है, मेरा x कोऑर्डिनेट 2 है, वाई जेड चाहे कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। इसका भी एक ही मांग है, y इज इक्वल टू b, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा y कोऑर्डिनेट b है, तुम x z कुछ भी कर लो लेकिन y कोऑर्डिनेट b होना चाहिए। ये बोल रहा है कि मेरा z कोऑर्डिनेट c होना चाहिए। अगर इन तीनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट का है, कुछ ऐसा पोजीशन है क्या जिसका x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट b है और z कोऑर्डिनेट c है, तो ऑब्वियसली दैट पॉइंट इज a, b, c। सो a, b, c इज द पॉइंट ऑफ intersection of 3 plane of that 3 planes, and locus of ABC. Now locus of A, B and C is from equation 1 क्या हो रहा है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। जस्ट ए बी सी, मतलब लोकस ऑफ ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी की जगह तुम एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस एक्स वाई जेड इन प्लेस ऑफ ए बी सी, it would be 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equals to 1 by p square and hence proved। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। आई होप आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, पहले सिंपल ये देखो, इतना ही काम करना है। ये मैं मतलब बस लिखा हूँ समझाने के लिए, मैं बस इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन स्टेप यही देखो, एक ये दो स्टेप के बाद ए बी सी जगह एक्स वाई लिख देना है, और ये बस फॉर्मेलिटी मेंटेन करना है आपको। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली आपको पूछ लेता है
कि ये दोनों में से एक ही क्वेश्चन, जनरली 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये भी उतना ही सिंपल है जितना क्वेश्चन नंबर 2 है। A variable plane submit the coordinate axis at A, B, C and is at constant distance D from the origin। यहाँ D दिया है, यहाँ बस P दिया था, यहाँ बस D दिया है। Prove that the locus of the centroid is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equals to 9 by d square। तो यहाँ भी कहानी सेम है कि यहाँ आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, लेट्स से एंड दिस पॉइंट्स आर A, B, C। इसका कोऑर्डिनेट मान लो A, 0, 0, 0, B, 0 एंड 0, 0, C। ओके, सो लोकस ऑफ देयर सेंट्रॉइड हमें निकालना है। तो पहले ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस D से है, मतलब इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, इट विल बी x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल्स टू 1। सो वही वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, लेट d बी द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन एंड d इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 बाय कांस्टेंट बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 बाई ए स्क्वायर, इसको 1 बाई बी का स्क्वायर मतलब 1 बाई बी स्क्वायर बाई 1 बाई सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल्स टू ये 1 बाई डी हो गया। उसके बाद करो स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग करने से ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई डी स्क्वायर हो गया। बस कहानी खत्म है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस एक ही स्टेप में देखो। उसके बाद हमें निकालना क्या है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, हमें निकालना है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। लेट द x1, y1, z1 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3, मतलब ये एक ABC एक ट्रायंगल है। देखो ABC अगर देखोगे तो ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। तो अगर ABC ट्रायंगल दिया है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा ये a, 0, 0 है, जिस 0 b 0, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 c है। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, तो a बाई 3 है। सिमिलरली जो y1 है वो 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3 दैट इज b बाई 3 एंड z1 वुड बी 0 प्लस c बाई 3 इक्वल्स टू c बाई 3। ओके, तो वी कैन राइट a is equals to 3 of x1, 3 times x1, b is equals to 3y1 and c is equals to 3z1। समझ में आया, सिंपल आपका 9th क्लास का फॉर्मूला यूज किया हम। a is equal to 3x1, b 3y1 है और c 3z1 है। हमें निकालना है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, मतलब जिसका हमें लोकस निकालना है, जिसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ देयर सेंट्रोइड, मतलब उसी का फॉर्म में एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन आने के बाद हमें उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देना है। तो हमें ये मिला, ये तो ए बी सी वाला इक्वेशन, मतलब ये ए बी सी का एक इक्वेशन है। ए बी सी को हम x1 y1 z1 वाली इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए की जगह 3x1 पुट कर लो, पुट द वैल्यू, दिस इज इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी in equation 1, it would be 1 by 3x1 का स्क्वायर मतलब 9x1 स्क्वायर, 1 by 9y1 का स्क्वायर
प्लस 1/9 Z1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/d²। तो 9 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/x1 का स्क्वायर प्लस 1/y1 का स्क्वायर प्लस 1/z1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/d²। और अभी हम रिप्लेस कर देंगे, ओके, रिप्लेस कर देंगे x1 y1 z1 को x y z से। सो ये हो जाएगा रिप्लेसिंग x1 y1 z1 बाय x, y, z। ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल्स टू 9/d² एंड hence proved। समझ में आया? बस एक ही स्टेप है यार। उसके बाद ये आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज हो रहा है x1 इक्वल्स टू a + 0 + 0 a/3, ये y1 b/3 z1 c/3। तो a इज इक्वल्स टू 3x1 b 3y1 c 3z1। तो इसके जगह में पुट कर देने से काम खत्म। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 माय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। The plane 4x plus 7y plus 4z plus 81 is equals to 0 is rotated through a right angle about its line of intersection with the plane 5x plus 3y plus 7z plus 10z minus 25 is equal to 0 and find the equation of plane in the new position। दो ठो प्लेन दिया है, ठीक है, दो ठो ऐसे प्लेन दिया है। एक यही प्लेन है और एक मान लेते हैं एक यही प्लेन है और एक यही प्लेन है। लेट्स से दिस इज ये P1 है, P1 प्लेन है आपका फर्स्ट प्लेन 4x plus 7y plus 4z, 4x plus 7y plus 4z प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड प्लेन है आपका 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। यह हमें दोनों चीज गिवन दिया है फर्स्ट। फिर P1 को फर्स्ट प्लेन को हम रोटेट करेंगे थ्रू ए राइट एंगल, 90 डिग्री का एक रोटेशन चाहिए हमें। तो एक 90 डिग्री रोटेट करने के बाद इस जो न्यू प्लेन का जो पोजीशन है, ठीक है, मान लो ऐसे दो ठो प्लेन कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, ये प्लेन एक है, ये अनदर प्लेन है, ठीक है। दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये है, दिस इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस प्लेन को हम क्या किए 90 डिग्री रोटेट किए, मतलब रोटेट करेंगे मतलब ऐसे 90 डिग्री रोटेट में कुछ ऐसे यहाँ आ जाएगा और यहाँ आने के बाद ये दिस इज अ न्यू प्लेन, ये पहले पुराना प्लेन था, ये नया प्लेन है, तो नया प्लेन का इक्वेशन भी नया ही होगा। और सेम प्लेन को रोटेट किए इसका मतलब थोड़ी ना प्लेन का इक्वेशन सेम रहेगा, प्लेन का पोजीशन चेंज हुआ मतलब इक्वेशन भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, उसी का इस नया प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। बस इन तीनों प्लेन में एक चीज कॉमन है, देखो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर कॉमन होता है तो हम पढ़े थे फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दैट इज होता है P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, फैमिली ऑफ प्लेन्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो इस प्लेन को हम रोटेट अगर करेंगे सो जो नया प्लेन मिलेगा दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 प्लस लैम्बडा टाइम्स 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा नया प्लेन का इक्वेशंस। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। मतलब यहाँ से बहुत सारा प्लेन्स पॉसिबल हैं,
बट हमें वही वाला प्लेन निकालना है जो प्लेन इसको रोटेट करने के बाद, रोटेट कर रहे हैं P1 को, मतलब जो प्लेन होगा वो P1 से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा कि नहीं, वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। हम देखते हैं क्या होगा। इसको ध्यान से लिखो थोड़ा सा। x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ 5 लैम्बडा है, तो 4 प्लस 5 लैम्बडा टाइम्स x प्लस यहाँ कोफिशिएंट है 7 प्लस 3 लैम्बडा y, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 plus 10 lambda z, and the constant term is your 81 minus 25 lambda is equals to 0। ठीक है, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू कौन सा प्लेन? द फर्स्ट प्लेन 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन्स का कंडीशन क्या होता है? a1x प्लस b1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। एक फास्ट प्लेन और सेकंड प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं? ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं? इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर मतलब ये 4 प्लस 5 लैम्डा इंटू 4 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस मस्ट बी 0। सो हम करते हैं अभी कैलकुलेशंस। सो क्या हो जाएगा ये? So 4 plus 5 lambda times 4 plus 7 plus 3 lambda times 7 plus 4 plus 10 lambda times 4 must be equals to 0। So ये हो जाएगा 16 plus 20 lambda plus 49 plus 21 lambda plus 16 plus 40 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। तो ये 16 49 और 16 तो 32 और 49 कितना हो गया? 81 प्लस 20 एंड 21 इज 41 प्लस 40। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आंसर कुछ इस तरीके से आंसर आता है तो मज़ा आ जाता है। लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 81/81 इज इक्वल टू -1 इज योर आंसर। तो लैम्बडा का वैल्यू है वो है -1। बस हमें एक काम करना है कि लैम्बडा की जगह -1 पुट करना है। तो न्यू इक्वेशन द न्यू प्लेन इज इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन ईच 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 माइनस 1 टाइम्स 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 5 माइनस x 7 माइनस 3 प्लस 4y 4 माइनस 10z माइनस 6z 81 प्लस 25 तो ये होगा 126 इज इक्वल्स टू 0। और एक लाइन अगर लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। तो यही है आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? पहले कंसेप्ट यूज हो रहा है P1 प्लस लैम्बडा P2। अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगा तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।
The plane Lx plus My is equals to 0 is rotated about its line of intersection with the plane Z is equals to 0 through the angle of alpha. Prove that the equation of the new plane in new position is Lx plus My plus minus Z times L square plus M square का रूट ओवर है ये L square plus M square का रूट ओवर इंटू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो दो ठो प्लेन है, कंडीशन वही है, एक प्लेन है बस यहाँ, एक प्लेन है आपका Lx प्लस My इज इक्वल्स टू 0 और एक प्लेन है Z इज इक्वल्स टू 0 और इसको फिर रोटेट किया गया अल्फा एंगल से। और एक प्लेन जो हुआ, इन दोनों प्लेन के बीच में एक अल्फा एंगल है और उस फर्स्ट कॉमन है लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस, लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस कॉमन है। तो जो नया प्लेन है, इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन इज ऑब्वियसली, अगर ये P1 है, ये अगर P2 है, सो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। सो Lx प्लस My प्लस लैम्डा Z इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा अल्फा लिख दिए हैं, लैम्डा Z इज इक्वल्स टू 0। बस हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू जो भी होगा हम यहाँ पे सिंपल पुट अप कर देंगे। तो लैम्डा की जो वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया है कि जो ये प्लेन है, जो नया प्लेन, द एंगल बिटवीन new plane and the plane Lx plus My is equals to 0 इस एंगल अल्फा है, इस एंगल अल्फा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल के फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या होगा, P1 होगा आपका L और M, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो A1 आपका L है, B1 आपका M है और C1 आपका 0 है। तो इस केस में है आपका L M और लैम्डा, कोफिशिएंट है L M लैम्डा, यहाँ कोफिशिएंट है L M 0। तो जो cos अल्फा इज इक्वल टू एंगल, तो यहाँ अल्फा है, cos अल्फा इज इक्वल टू होगा क्या, L इंटू L इज L स्क्वायर प्लस M इंटू M इज N स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 0 इज 0 बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो एक देखो कैंसिल हो गया इसके साथ, मतलब ये रूट ओवर ऊपर में रूट ओवर हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का रूट ओवर बाय कॉस अल्फा हुआ। और कॉस अल्फा को 1 बाई कॉस अल्फा को सेक अल्फा भी लिख सकते हैं। सो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर होल इंटू ये कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के उसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाने से तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ही है।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो माइनस हो गया, तो ये कॉमन है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो दिस विल बी सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये आपका 10 स्क्वायर अल्फा है। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 10 अल्फा। अभी लैम्डा की जगह वही पुट कर देते हैं, लैम्डा की जगह पुट कर देंगे जो वैल्यू है लैम्डा की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इक्वेशन 1 मान लो इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी गेट Lx प्लस एम वाई प्लस वैल्यू है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये इंटू 10 अल्फा, ये तो लैम्डा का वैल्यू है। फिर होगा जेड, ओके, इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका क्वेश्चन था। तो जेड पहले था, जेड हम बाद में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। So pause the video to note it down. So moving on to question number 6. Find the equation of plane which contain the line of intersection of x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0, 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0 and perpendicular to this plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equals to 0. तो आपका सिंपल दिया है P1 आपका x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, P2 दिया है 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसी के फॉर्म में दिया होता इज इक्वल टू 4 दिया होता तो पहले राइट साइड में 0 करने के लिए हम -4 को इधर लाते, ठीक है। सो जो नया प्लेन है वो कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, मतलब उस इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, एंड दैट विल बी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो ये 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 प्लस लैम्डा y 3 माइनस लैम्डा z माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अभी कंडीशन दिया है कि ये न्यू प्लेन, दिस plane is perpendicular to 5x plus 3y plus 6z is plus 8, 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equals to 0। तो यही वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर से क्या है, परपेंडिकुलर से। अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो इसका मतलब है देन वी हैव 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू इसका कोएफिशिएंट 5 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये 5 प्लस 10 लैम्डा 3 टू जा 6 प्लस 3 लैम्डा 18 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम नॉन लैम्डा टर्म देखेंगे 5 11 11 18 29 10 3 13 13 से 6 गया 7 प्लस है 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेते हैं 5 and 6 11 plus 8, okay nice। so lambda is equals to -29/7, ओके। ये तुम्हारे लिए यही काम है कि पुट करो, पुट -29/7 इसको सपोज इक्वेशन 1 बोलते हैं, इन इक्वेशन 1 एंड गेट द आंसर।
get the answer. This rest is a homework for you guys. ओके, ऐसी प्रॉब्लम हम करते आ रहे हैं बहुत सारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं से हम शुरू करते हैं। पासिंग थ्रू तो ये भी डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ भी आपका P1 कितना दिया है, x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और P2 कितना दिया है 3x माइनस वाई प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन जो है प्लेन कितना आएगा P1 प्लस लैम्बडा P2 होगा। तो इसी हिसाब से, और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, आप ऐसे प्रोसीजर में लिखना है सबको। तो x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 प्लस लैम्बडा इंटू 3x माइनस वाई प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 0 है। इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो ये x प्लस x नहीं, 1 प्लस 3 लैम्बडा x होगा प्लस 3 माइनस लैम्बडा y होगा, दिख रहा है 3 ये माइनस लैम्बडा, और -1 प्लस 5 लैम्बडा z होगा, और कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, यही हमारा प्लेन मिल गया। फिर आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया है, ये कंडीशन दिया है कि इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है 2/3 यूनिट है। कितना है 2/3 यूनिट्स है। ठीक है, हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल देते हैं, बाकी आपको खुद कर लेना। सो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए कि ओरिजिन से प्लेन का इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला होता है d/a² प्लस b² प्लस c² का रूट ओवर d बाय इसका मॉड होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b का z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब उसका जो 2/3 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू होगा इट इज 1 प्लस 3 लैम्बडा इसका मॉड बाय नीचे 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा माइनस 1, 5 लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर इसका फिर रूट ओवर। दिस इज ये दिया है आपका 2/3, ये दिया है आपका 2/3। ठीक है, यही हो गया आपका। उसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर करना है, एंड फाइंड लैम्बडा एंड पुट इन दिस इक्वेशंस। पुट इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 and get the answer. So this is also a homework for you. Homework for you guys. Okay, समझ में आया कि नहीं? ये मतलब सपोज P1 P2 दिया है हमें, P1 प्लस लैम्बडा P2, मतलब जो अगर कंटेंट द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए P1 प्लस लैम्बडा P2 के फॉर्म में। देन हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, नया प्लेन लैम्बडा के फॉर्म में। लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन दिया है कि ये 2/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है, तो उसको हम निकाल देंगे, लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा तो काम खत्म। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग 1 2 3 एंड 2 1 1 इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग -1 3 1 एंड 3 1 5। देखो ये दो ठो लाइन है 1 2 3, इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 1 -1, और एक ऐसे लाइन्स हैं, कम भी हो सकते हैं, -1 3 1 -1 3 1 और एक 3 1 5
3 1 5। ये जो लाइंस वो सेकंड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब पहले तो ये कोप्लेनर होना चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे कि L1 एंड L2 पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो L1 का डायरेक्शन रेशियोस DRS ऑफ L1 कितना होगा 2 - 1, 1 - 2, -1 - 3। What would it be? It would be -1 and -4। ये आपका DRS ऑफ द L1 है। DRS ऑफ L2 है, L2 कितना हुआ? DRS ऑफ L2 would be 3 - -1, 1 - 3 and 5 - 1। सो ये कितना हो गया? ये 4 - 2 4, और इसको थोड़ा सा और 4 - 2 4। तो ये देखो कभी सिमिलर नहीं है। तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू -1/2 इज नॉट इक्वल टू -4/4। सो L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। तो ये अगर इंटरसेक्ट करने की अभी एक तरीका है, इफ दे आर कोप्लेनर देन टू लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्ट। मतलब ऐसे भी हो सकता है अगर दो लाइन पैरेलल नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, अगर कुछ इस तरीके से होंगे। देखो दिस टू लाइंस आर पैरेलल नहीं है नेवर, एंड दे आर नॉट इंटरसेक्ट एज वेल। तो इसके लिए हमें इसको कोप्लेनर प्रूव करना है। हमें इस P मतलब इसको ABCD मान लेते हैं, हम ABCD को कोप्लेनर प्रूव करना है। कोप्लेनर कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1, x4 - x1 y4 - y1 z4 - z1। ये होना चाहिए 0। ये अगर 0 होगा तो कोप्लेनर है। इफ दिस इज 0 देन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो होगा कितना भी इसको x1 y1 z1 1 2 3 को आप मान लो x1 y1 z1। 2 - 1 इज 1, डायरेक्ट लिखते हैं 2 - 1 1 - 2 इज -1 -1 - 3 इज -4। यहाँ से -1 - 1 इज -2, 3 - 2 इज 1 1 - 3 इज -2, 3 - 1 इज 2, 1 - 2 इज -1 एंड 5 - 3 इज 2। ओके, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये है 0 होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। 1 × 2 - 2 +1 इंटू रो 1 से एक्सपांड कर रहे हैं -4 +4 और -4 × 2 - 2। तो ऑब्वियसली ये सब 0 + 0 + 0 = 0। सो दिस ABCD are coplanar. This AB, B, C and D are coplanar, and AB is not parallel to CD, so AB lines intersect लाइन CD से इंटरसेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक ऐसे क्वेश्चन है, लिखा तो नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ये 2 पॉइंट ऐसे दिया था कि प्रूव दैट दिस 4 पॉइंट्स आर एक पॉइंट 4 पॉइंट सपोज O A B C ऐसे 4 पॉइंट्स दिया है, एंड प्रूव दैट O इज द सर्किम सेंटर ऑफ। ओके, O इज द एक पॉइंट, इसका सबका कोऑर्डिनेट दिया होगा, सबका कोऑर्डिनेट आपको गिवन दिया होगा, और ये पॉइंट ट्रायंगल ABC का सर्क्यूम सेंटर है, ये हमें प्रूव करना था। ओके, सर्क्यूम सेंटर है, ये हमें प्रूव करना था। ये सर्क्यूम सेंटर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये OABC को कोप्लेनर OAB एंड C को प्रूव दैट इट इज कोप्लेनर। प्रूफ
OABC इज कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर नहीं है तो ये O कभी सेंट्रोइड नहीं हो सकता। मतलब जो ट्रायंगल के जो 3 ठो पॉइंट होते हैं और सर्कम सेंटर, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, वो तीनों एक ही प्लेन में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट इसको कोप्लेनर प्रूव करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कम सेंटर मतलब दिस एक्ट एज रेडियस, ओके सॉरी सेंटर, वो मतलब सेंटर होना चाहिए, सर्कम सेंटर मतलब इसी जो सर्किल होता है उसका रेडियस होना चाहिए। तो OA बराबर OB बराबर OC, और आपको डिस्टेंस फार्मूला में आप निकालना है OA, OB और OC, ये तीनों होना चाहिए सेम। ठीक है, याद रहा। आपको फर्स्ट OABC को कोप्लेनर प्रूफ करेंगे, कोप्लेनर प्रूफ करने के बाद आपको OA निकालना है, OB निकालना है, OC निकालना है, तीनों सेम हुआ तो O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, नोट कर लो इसको। आपका बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको थ्योरी बता दिया हूं इसका। ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ से आपका प्लेन का हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, एक दो को छोड़ के। ठीक है, आप अपने बुक से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है कॉन्टेक्ट मी और यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लियर क्लास, or you can contact me in the phone as well as the WhatsApps. So next class में हम start करेंगे lines. So bye bye, take care, see you in the next class.